हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय प्रिंस सर में। तो आज हम लोगों ने आज हम लोग क्या अध्ययन करेंगे? किरण आरेख हम लोग कैसे खींचते हैं, उस किरण आरेख को खींचने के लिए कितने नियम का यूज हम लोग करते हैं, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने उत्तल दर्पण पढ़ा था और उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा जो किरण आरेख बनते हैं उसको खींचने के लिए हम लोग कितने नियम का यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण। यानी कि गोलीय दर्पण द्वारा जो किरण आरेख बनता है कितने नियम का यूज करके वो बनाया जाता है। ठीक, तो हमने क्या लिखा? किसी वस्तु का गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्नलिखित 3 नियम हैं। मतलब कोई भी वस्तु हो, उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए गोलीय दर्पण द्वारा कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। कितने नियम? 3 नियम। कौन कौन से? लेकिन है 3 नियम, यूज हम केवल 2 करेंगे। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए इन तीनों में से किसी 2 ही का, कौन कौन से 2 है वो डिपेंड करेगा कि वस्तु की स्थिति क्या क्या है। वस्तु की स्थिति पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा नियम का यूज करेंगे। तो कुल मिला के 3 नियम है और इसी 3 नियम में से हम 2 का यूज करके हम किरण आरेख खींचेंगे। आगे बात समझ में? क्या है? प्रतिबिंब हम लिख दिए हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए इनमें से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग किया जाएगा। मतलब 3 में से केवल 2 नियम का। पहला नियम क्या है? प्रथम नियम ये क्या कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर जाती है और किसमें? अवतल दर्पण में। यह बोल रहा है अगर अवतल दर्पण होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, यह अवतल दर्पण में। और अगर वही उत्तल दर्पण होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। हमने क्या बोला कि अगर अवतल दर्पण होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और अगर उत्तल दर्पण होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद ये तो उसी माध्यम में वापस लौट गई, लेकिन पीछे बढ़ाए जाने पर हमें यह लगेगा कि यह जो प्रकाश है यह फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। अगर हम इधर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि यह प्रकाश कहाँ से आ रहा है? इस बिंदु से, यानी फोकस से। तो यह है प्रथम नियम कि अवतल दर्पण के लिए अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें चलती हैं तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, और उत्तल दर्पण के लिए अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें चलती हैं तो परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यह है हमारा पहला नियम। आगे बात समझ में? दूसरा नियम क्या है? दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, हमने क्या बोला? दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किसमें? अवतल में। किसमें? अवतल में। या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किसमें? उत्तल में। अब यहाँ ध्यान देखिए, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, यानी यहाँ क्या है? मुख्य फोकस इससे होकर ये जा रही, उससे होकर जाती है। इसमें अवतल दर्पण में। और उत्तल में क्या होती है? उसकी तरफ जाने वाली। ध्यान देखिए, हमने क्या है? मुख्य फोकस की ओर जाने वाली। अब अगर हम लोग यहाँ देखें, ये वास्तव में वहां नहीं जा रहा, ये यहाँ गया, यहाँ से टकरा कर फिर ये उसी माध्यम में वापस लौट गया, लेकिन हमें यह प्रतीत होता है कि यह यहाँ तक गई, यानी उसकी तरफ जाने वाली वास्तव में नहीं जाती, आभास हम लोग महसूस करते हैं, यानी आभासी होता है उसकी तरफ जाने वाली। और अवतल क्या होता है? ये खुद फोकस से होकर जाता है। तो हमने वही लिखा कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में, या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखिए, ये परावर्तित हुई मुख्य अक्ष के समांतर, ये भी परावर्तित हुई मुख्य अक्ष के समांतर। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी या मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होगी तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रथम नियम है वो दूसरा का उल्टा है, और जो द्वितीय नियम है वो पहले का उल्टा है। यानी इसमें जो
फोकस से होकर जाती थी, सॉरी, इसमें जो समांतर जाती थी या समांतर, इसमें जो समांतर जाती थी वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती थी या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती थी। और यहाँ उसी को उल्टा है कि जब फोकस से होकर जाएगी या फोकस की ओर जाती हुई हमें प्रतीत होगी तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, तो ये है हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली। तो देखिए, दर्पण के वक्रता केंद्र से ये होकर जा रही है, ये वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, ये जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाता है। यानी कहने का ये मतलब है, जब भी कोई प्रकाश या तो वक्रता केंद्र से होकर जाए या तो वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो, ये किरणें परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से, जिस मार्ग से वो आ रही है उसी मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है। जैसा कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं, ये है जो हमारी प्रकाश किरण है, ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात फिर उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। देखिए तीर का निशान, और इसमें देखिए ये जो प्रकाश किरण ये वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, फिर इससे टकराया, फिर वह उसी मार्ग से वापस लौट आया। ठीक, ये है हमारा तीसरा नियम। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अब इसी तीनों का यूज करके हम किरण आरेख खींचेंगे, इसके अलावा हम किसी भी नियम का यूज नहीं करेंगे। यही तीन में से, और खींचने के लिए केवल दो का यूज होगा। तीन में से किन्हीं दो का यूज होगा, कौन होगा वो डिपेंड करेगी हमारी वस्तु की स्थिति क्या क्या है। आइए सुनिए, तो इसको अच्छे से याद रखना, बिना ये याद रखे हम लोग किरण आरेख नहीं खींच सकते हैं। ठीक है सुनिए, तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से किरण आरेख को खींचते हैं। आइए सुनिए, चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा कितने प्रतिबिंब बनते हैं, मतलब अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब कितने होते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का कुल 6 प्रतिबिंब बनता है। कैसे कैसे बनता है उसकी हम बारी बारी से स्थिति वाइज अध्ययन करने वाले हैं। तो पहली स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो, मतलब जब वस्तु अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर हो? अनंत पर हो, तब क्या होता है, आइए उसको देखते हैं। हमने लिखा, जब वस्तु AB, हमने कोई एक वस्तु AB माना, दर्पण से अनंत दूरी पर स्थित हो, यह कोई दर्पण है, इससे कहाँ स्थित है? अनंत दूरी पर। तो वस्तु के शीर्ष से दो किरणें परस्पर समांतर आती हुई, अब देखिए वस्तु के शीर्ष से दो किरणें क्या हो रही हैं? समांतर आ रही हैं, दर्पण पर आपतित होती हैं, दर्पण पर आपतित होती हैं। एक किरण दर्पण के फोकस से होकर जाती है। अब देखिए जो हमने तीन नियम लिखा है तो उसको याद रखना, बिना उसके ये होने वाला नहीं है। तो हमने बताया जो किरण दर्पण जो फोकस से होकर जाती है, देखिए यह किरण फोकस से होकर जा रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। हमने क्या बोला? दो समांतर किरणें आ रही हैं, जो किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है यक्ष से, वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है वह पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जा रही है। हमने नियम में भी यही पढ़ा था, उसी का यूज यहाँ हम कर रहे हैं। तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है। देखिए दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक, ये दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के फोकस तल में बिंदु A डैश पर मिलती हैं। अब देखिए ये दोनों परावर्तित किरणें, यह किरण यहाँ गई, यह किरण यहाँ टकरा कर आई, यानी यह किरण परावर्तित हुआ और यह किरण परावर्तित, यह कहाँ मिल रहा है? बिंदु A डैश पर, बिंदु A डैश, तो भी कहाँ? फोकस तल में। कहाँ? फोकस तल में बिंदु A डैश पर मिलता है। फिर हमने क्या लिखा? ये दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के फोकस तल में बिंदु A डैश पर मिलती हैं तथा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब A डैश B डैश बनाती हैं। मतलब कि अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर स्थित हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है। तो हमने लिखा वास्तविक प्रतिबिंब A डैश B डैश। अब देखिए वस्तु AB था, इसका वास्तविक प्रतिबिंब क्या बन रहा है? A डैश B डैश, यानी वस्तु क्या हुआ? वस्तु हमारा ऐसे था,
वस्तु ऐसे था तो वस्तु यहाँ आके ऐसे हो गया, और यह वस्तु इतना बड़ा था तो यह वस्तु इतना छोटा। यानी हमने लिखा इस प्रकार अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा व दर्पण के फोकस तल में प्राप्त होती है। ठीक, यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर स्थित हो तो उसके शीर्ष से चलने वाली दो समांतर किरणें, पहली किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु ए डैश पर मिलती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार वस्तु AB का जो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु AB का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। आई क्वेश्चन में ये था हमारा स्थिति नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत तेज पूछता है ये सब स्थितियां, आप लोग याद रखिए इसको। पहली स्थिति थी। दूसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, यानी अब हम वस्तु को अनंत से लेकर आए कहाँ रख दें, अभी वस्तु हमारी कहाँ थी अनंत पर, अब वस्तु कहाँ आ गई अनंत और वक्रता केंद्र के कहीं बीच में आ गई। में तब क्या होगा, सेम अब इसमें भी केवल दो, देखो 3 नियम पढ़े, 3 में से केवल 2 ही का यूज होगा, चाहे जो 2 यूज हो। इसमें हम लोग कौन कौन सी यूज करेंगे कि कोई वस्तु AB है, उसके शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, और ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु A डैश पर मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के बीच मिलती हैं। क्या हमने बोला, एक बार फिर देखिए, कोई वस्तु AB है, इसके मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जा रही है, और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जा रही है, और ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु A डैश पर मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के बीच, देखिए मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच मिलती है। तो इस प्रकार बोल सकते हैं, इस प्रकार अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्राप्त होता है। ठीक, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, जब वस्तु AB दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष पर अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, अनंत और वक्रता केंद्र के अगर बीच स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर, वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली या आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर जाती है, जो समांतर जा रही है परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र C से होकर जाती है वो परावर्तन के बाद इसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाती है। फिर हमने क्या लिखा, ये दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के फोकस, ये दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बिंदु A डैश पर मिलती हैं। दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बिंदु A डैश पर मिलती हैं तथा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब A डैश B डैश बनाती हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं, वस्तु हमारा AB सीधा था, इसका प्रतिबिंब उलट गया, B डैश ऊपर हो गया, A डैश नीचे। इसी प्रकार अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, वास्तविक है इससे उल्टा है इससे छोटा है, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच प्राप्त होता है। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त हो रहा है। ये है अवतल दर्पण की 2 स्थितियां। हम लोग कुल अवतल दर्पण में 6 स्थिति का अध्ययन करने वाले हैं। तो आज हम लोगों ने केवल 2 देखा, अब हम लोग तीसरे पर चलते हैं। तो हम लोगों ने 2 स्थिति देखा, अब हमारी तीसरी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित हो। पहले में हमने देखा जब वस्तु कहाँ पर था, अनंत पर था। दूसरे में हमने देखा कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच था। तीसरे में क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही हो। तो चलिए देखते हैं क्या है, क्या है, जब वस्तु AB कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर ही हो, तब क्या होता है, इसके शीर्ष से 2 किरणें चलती हैं। पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के बाद
मुख्य फोकस से होकर जाती है और दूसरी किरण जो फोकस से होकर जाती है परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या बोला हमने, एक बार फिर से, जब कोई वस्तु AB इसके शीर्ष से दो किरणें चल रही हैं, पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है परावर्तन के बाद फोकस से होकर जा रही है, ठीक है ना। जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जा रही है और दूसरी किरण जो फोकस से होकर जा रही है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। आइए समझे, तब ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु A' पर वक्रता केंद्र के नीचे ही मिलती हैं। इस प्रकार वस्तु AB का जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर उल्टा बनता है। ठीक, तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है कि जब वस्तु AB दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु AB दर्पण के वक्रता केंद्र C पर अगर स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर, तो वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण, ये जो चलने वाली किरण है परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर जाती है। तो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जा रही है, फोकस से होकर जा रही है। आइए सुनने आगे, तथा दूसरी किरण, ये जो दूसरी किरण है फोकस में से होकर जाती है, जो फोकस से होकर जा रही है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं यह परावर्तन के बाद क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु A' पर मिलती हैं। अब ये जो किरण ये हुई परावर्तित और जो किरण ये परावर्तित हुई, यह कहाँ मिल रही है, बिंदु A' पर मिलती हैं। फिर आगे, तथा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब A', B' दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनाती है। इस प्रकार जो वस्तु AB का प्रतिबिंब बना वो वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। तो हमने लिखा इस प्रकार वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर तथा दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही होता है। आइए सुनने, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी तीसरी स्थिति है इसमें जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित होता है तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है, वस्तु के बराबर एवं उल्टा बनता है वक्रता केंद्र पर ही। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अवतल दर्पण से संबंधित ये 3 स्थितियां समझ में आई होंगी और अभी 3 और है, उसको हम लोग अगले वाले वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।